बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का फेज़ 2 स्टार्ट करेंगे और स्टूडेंट्स फेज़ 2 का आज हम टेस्ट पेपर नंबर 1 जो है उसका सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। और स्टूडेंट्स इसके अंदर हमारे पास जो सिलेबस इंक्लूड है हमारी बुक का, जो क्लास 9 की बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 और 2 इसके अंदर शामिल है। तो स्टूडेंट्स आइए फिर आज का जो टेस्ट पेपर है उसका सोल्यूशन फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्लास 9 का फेज़ 2 स्टार्ट होगा आज से और उसका टेस्ट पेपर नंबर 1 है, उसका सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। होपफुली आपने इसका जो एग्जाम पेपर है वो सॉल्व कर लिया होगा। सोल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। इन सोल्यूशंस के साथ अपने सोल्यूशंस को मैच करें और देखें कि आपने कितने नंबर हासिल किए हैं। तो स्टूडेंट्स नंबर 1 है इसके अंदर ऑब्जेक्टिव पार्ट। स्टूडेंट्स आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि आपके कंप्यूटर का जो पेपर है वो ऑल टुगेदर 50 मार्क्स का होता है, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट 10 मार्क्स का होता है और सब्जेक्टिव पार्ट आपका 40 मार्क्स का होता है। और सबसे पहले आपने ऑब्जेक्टिव पार्ट को जो है वो फिल आउट करना होता है। तो स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव पार्ट को पहले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट आंसर। इसको हम एमसीक्यूज का नाम भी देते हैं, मीन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का नाम भी देते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास एक स्टेटमेंट अवेलेबल होती है, उस स्टेटमेंट के अगेंस्ट आपके पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। आपने ऑप्शंस में से एग्जैक्ट जो आपकी ऑप्शन है और सही ऑप्शन है उसको आपने आइडेंटिफाई करना होता है और ये देखना होता है कौन सी ऑप्शन आपकी सही है। स्टूडेंट्स इसके अंदर कुछ टिप्स हैं, उनको याद रखिएगा आप। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, आज फिर आपको बताता हूँ। इसको अच्छी तरह याद रखिएगा कि स्टेटमेंट को आपने अच्छी तरह रीड आउट जरूर करना है और ये देखें कि स्टेटमेंट जो वो बुक के अंदर किस चैप्टर से ली गई है और स्टूडेंट्स उस चैप्टर के अंदर किस टॉपिक से वो ली गई, उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स को फिर माइंड में लेके आए और उन कॉन्सेप्ट की बेस पे आप जो एग्जैक्ट आंसर जो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। स्टूडेंट्स उसके बाद आपने अगर 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं ए बी सी डी, तो आपने चारों ऑप्शंस को एक दफ़ा रीड आउट जरूर करना है। ऐसा नहीं कि अगर आपको ऑप्शन ए सही लगती है आप ऑप्शन ए को सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। आपने बी को भी रीड करना है, आपने सी को भी रीड करना है और डी को भी एक दफ़ा जरूर रीड आउट करना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन के अंदर ऐसे भी होता है कि आपकी ऑप्शन ए भी सही होती है, ऑप्शन बी भी सही होती है, ऑप्शन सी भी सही होती है और डी में लिखा था ऑल ऑफ दीज। तो उस केस में अगर आप ऑप्शन ए सिलेक्ट कर लेंगे तो वो गलत हो जाएगी, आपको ऑप्शन डी सिलेक्ट करनी पड़ेगी उस केस में। तो इसलिए आपने तमाम ऑप्शंस को एक दफ़ा रीड आउट जरूर करना है। स्टूडेंट्स उसके साथ साथ एक और चीज़ होती है कि आपकी स्टेटमेंट के अंदर कई दफ़ा आंसर का हिंट अवेलेबल होता है। आप उस हिंट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप उस हिंट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आपका आंसर जो है वो सही होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। सो नंबर 1 की बात करते हैं। अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम डज नॉट कंटेन। ऑप्शन ए इज सोल्यूशन, बी फ्लोचार्ट, सी एल्गोरिथम, डी एम्बिग्यूटीज। और स्टूडेंट्स यहाँ पे जरा याद रखिएगा, लिखा हुआ डज नॉट कंटेन मीन अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम डज नॉट कंटेन मीन नॉट का कीवर्ड है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपकी जो ऑप्शन डी है एम्बिग्यूटीज, ये आपका आंसर आएगा। तो ये चीज आपने याद रखनी है। नंबर 2 की बात करते हैं। हाउ मेनी डब्ल्यूज आर देयर टू आइडेंटिफाई इन एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। ऑप्शन ए इज 2, बी 4, सी 8, डी 5। तो स्टूडेंट्स ये आपको याद होना चाहिए कि इस केस के अंदर आपका आंसर क्या होगा। आपके कितने डब्ल्यूज अवेलेबल हैं? 5, मीन ऑप्शन डी 5 इस केस में आपका जो है सही आंसर कहा जाएगा। नंबर 3 की बात करते हैं। गेस, चेक एंड इंप्रूव इज यूज्ड इन। ऑप्शन ए इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए प्रॉब्लम, बी डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, सी कैंडिडेट सोल्यूशन, डी प्लानिंग अ सोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि गेस, चेक एंड इंप्रूव किसके अंदर होता है, वो प्लानिंग का सोल्यूशन के अंदर शामिल होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी आपका इस केस के अंदर जो सही आंसर कंसीडर किया जाएगा। नंबर 4 की बात करते हैं। टर्मिनल सिंबल रेफर्स टू। स्टूडेंट्स सिंबल की बात है, इसका मतलब फ्लो चार्ट्स की बात हो रही है। तो टर्मिनल सिंबल कहाँ पे यूज होता है? आपको फ्लो चार्ट के अंदर ही यूज होता है। मीन इस क्वेश्चन या स्टेटमेंट के अंदर आपको क्या दिया गया, आपको हिंट आंसर का मिल गया। अब देखते हैं कि आंसर के अंदर जो ऑप्शन है वहां पे फ्लो चार्ट का कोई ऑप्शन मौजूद है या नहीं। ऑप्शन ए इज फ्लो चार्ट, बी एल्गोरिथम, सी बोथ ए एंड बी, डी ऑल। तो स्टूडेंट्स इस केस में स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी जो ऑप्शन ए है फ्लो चार्ट, वो आंसर सिलेक्ट हो जाएगा। नंबर 5 की बात करते हैं। टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ एरर इज। ए इज वेरिफिकेशन, बी वैलिडेशन, सी आइडेंटिफिकेशन, डी करेक्शन। और स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई करना रूट कॉज ऑफ एरर जो है वो बेसिकली आइडेंटिफिकेशन कहलाता है। तो इस केस में आपका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन सी आइडेंटिफिकेशन। तो ये आपने सिलेक्ट करना है। नंबर 6 की बात करते हैं। देयर आर डैश नंबर्स इन अ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ए इज 10, बी 12, सी 8, डी 16। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर आपके ऑल टुगेदर कितने नंबर्स होते हैं? 16 नंबर्स आपके अवेलेबल होते हैं। नंबर 7 की बात करते हैं।
व्हाट इज डी इक्वल्स टू इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। और स्टूडेंट्स आपको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ने आना चाहिए। मीन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद 10 को आप ए कहते हैं, उसके बाद आप बी सी डी ई और एफ तक जाते हैं। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। 10 ए है तो आपका 11 क्या होगा, 12 क्या होगा, 13 क्या होगा, 14 क्या होगा, 15 क्या होगा। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अगर स्टूडेंट्स आपको ज़बानी नहीं आ रहा तो आप रफ के अंदर लिख के ये चेक कर सकते हैं कि ए के इक्विवेलेंट अगर 10 है तो बी के इक्विवेलेंट डेफिनेटली 11 होगा, सी के इक्विवेलेंट आपका जो 12 होगा, और इस तरह बाकी भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे डी का पूछा गया है तो ऑप्शन ए इज 13, बी 15, सी 14 एंड डी 10। तो इस केस में आपका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन ए 13। नंबर 8 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉलेटाइल मेमोरी। ए इज प्राइमरी स्टोरेज, बी रैम, सी बोथ ए एंड बी, डी सेकेंडरी। तो स्टूडेंट्स इस केस के अंदर अब मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कुछ आपकी स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं और जिसके अंदर अगर आप ऑप्शंस की बात करते हैं तो आपकी ऑप्शंस जो एक से ज़्यादा सही होती हैं। अब इस केस के अंदर ऑप्शन है प्राइमरी स्टोरेज, आपकी ये ऑप्शन भी ठीक है। अगर आप इसी को सिलेक्ट कर लेंगे तो उसके साथ साथ ऑप्शन बी भी ठीक है। आपने ए को सिलेक्ट कर लिया तो इसका मतलब ये आंसर आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन बी भी ठीक है। अगर आपने सिर्फ बी को सिलेक्ट कर लिया फिर भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। सी के अंदर है बोथ ए एंड बी, तो सी आपका जो इस केस में एग्जैक्ट आंसर होगा। अगर आप सी को सिलेक्ट करेंगे तभी आपका ये आंसर सही होगा, अदरवाइज ए और बी में से अगर आप किसी एक को सिलेक्ट कर लेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। तो आपने तमाम जो आपके पास ऑप्शन है उनको एक दफ़ा रीड आउट जरूर करना है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। नंबर 9 की बात करते हैं। 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू डैश बाइट्स। नंबर ए इज 1024 बाइट्स, बी 1024 स्क्वायर, सी 1024 क्यूब है, डी 1024 की वैल्यू 4 है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा 1 मेगाबाइट आपके कितने बाइट्स के इक्विवेलेंट होता है, 1024 मल्टीप्लाइड बाय 1024। तो ऑप्शन बी आपकी 1024 का जो स्क्वायर है ये इस केस में आपका आंसर आएगा। नंबर 10 की बात करते हैं। P and Q is true if A is P and Q both true, B P and Q both false, C P is equal to false and Q is equal to true, D P is equal to true and Q is equal to false। स्टूडेंट्स याद आपको होना चाहिए कि एंड जो आपका ऑपरेटर है वो क्या करता है। एंड के केस में आपके P and Q दोनों ट्रू होने, मीन दोनों स्टेटमेंट या दोनों प्रोपोजिशंस आपकी ट्रू होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन है P and Q बोथ ट्रू, ये आपका इस केस में आंसर होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह आप ऑब्जेक्टिव जो है उसके 10 के 10 अगर आप ठीक करते हैं तो आपको 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिल जाते हैं इसके अंदर। अब हम सब्जेक्टिव पार्ट की बात करते हैं जो आपका ऑल टुगेदर 40 मार्क्स का होता है। सो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ एनी 4 फ्रॉम द फॉलोइंग। और फ्रेंड्स इसके अंदर आपके पास 6 क्वेश्चन अवेलेबल है। आपने किसी 4 क्वेश्चन जो है, कोई से भी 4 क्वेश्चन है, आपने उनके आंसर लिखने हैं। हर क्वेश्चन जो आंसर है उसके 2 मार्क्स हैं। तो इसका मतलब आपने शॉर्ट आंसर लिखना है, टू द पॉइंट आपने आंसर लिखना है। मीन आप डेफिनेशन लिख देंगे और उसके साथ अगर जरूरत पड़ती है तो आप एक एग्जांपल सिर्फ लिख देंगे। उसके अलावा आपने कोई डिटेल इसमें नहीं लिखनी क्योंकि यहाँ पे आपसे शॉर्ट आंसर्स पूछे गए हैं। तो नंबर 1 की बात करते हैं। व्हाट इज मेंट बाय यूजिंग गेसेस। वी ट्राई टू गेस द अननोन इन्फॉर्मेशन थ्रू अप्रोप्रिएट गेसेस। दीज गेसेस मे बी बेसिस अपॉन आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस। तो स्टूडेंट्स इस तरह टू द पॉइंट आप आंसर लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर इसमें से मिल जाएंगे। नंबर 2 की बात करते हैं। व्हाट इज एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। Problem analysis is a process to figure out 5 W's from a problem statement. Problem analysis helps to understand a given problem. These are the basic elements which leads towards the solution of a given problem. Number 3 की बात करते हैं। What is prototype? This technique draws a pictorial representation of the solution. It is not the final solution. However, it may help a designer to understand the important components of the solution. Number 4 की बात करते हैं। What is decision making? To determine whether a statement is true or false and taking appropriate steps accordingly is called decision making. Number 5 is write the flowchart symbols. There are many symbols of flowchart to explain different steps. These are, number 1 is terminal symbol होता है, 2 is input output symbol है, 3 processing symbol है, 4 decision making symbol है, 5 flow line symbol होता है और 6 is connector symbol होता है। नंबर 6 की बात करते हैं। राइट टू डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट। स्टूडेंट्स आपकी बुक के अंदर और भी डिसएडवांटेज लिखे हुए हैं, आपने कोई से 2 लिखने हैं। तो यहाँ मेंशन है आप ये भी लिख सकते हैं, इसके अलावा कोई और भी जो आपकी बुक में मेंशन है आप वो भी लिख सकते हैं। तो उसमें कोई गलती नहीं होगी अगर आपने वो लिखे, लेकिन सही होने चाहिए। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। सो आंसर इज मोर टाइम इज रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अ फ्लो चार्ट। मॉडिफाइंग अ फ्लो चार्ट इज नॉट वेरी इजी एवरी टाइम। तो स्टूडेंट्स इस तरह आप 6 में से जो आपको बेस्ट 4 आंसर आते हैं आप उनके आंसर लिखें ताकि आपको पूरे नंबर इसमें से मिल सकें। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ एनी 4 फ्रॉम द फॉलोइंग। अगेन 6 क्वेश्चन है,
इसमें से आपने कोई से 4 जो है वो सिलेक्ट करने और उनके आंसर आपने मेंशन करने हैं। हर आंसर के 2 मार्क्स हैं, इसका मतलब आपने टू द पॉइंट आंसर लिखना है, आपने डिटेल में आंसर नहीं लिखना। नंबर 1 की बात करते हैं, राइट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिथम। स्टूडेंट्स अगेन आपकी बुक के अंदर एडवांटेजेस लिखे हुए हैं, आप वहां से एडवांटेजेस लिख सकते हैं। जो यहाँ मैंने मेंशन किया आप इसके अलावा भी लिख सकते हैं अगर वो सही है तो, अदरवाइज जो यहाँ मेंशन है आप इनको भी मेंशन कर सकते हैं। सो एडवांटेजेस क्या है, इजी टू राइट है, टेक्निक्स टू राइट एन एल्गोरिथम आर इजी टू अंडरस्टैंड, टू सॉल्व अ लार्ज प्रॉब्लम एल्गोरिथम्स आर हेल्पफुल। नंबर 2 की बात करते हैं, डिफाइन आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन। सो देखिए गौर करें, ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके जो है खासतौर पे जो शॉर्ट आंसर जिनके लिखने हैं वो आपके डेफिनेशन से रिलेटेड है। इसका मतलब आपके बुक के अंदर जो डेफिनेशन है वो आपको अच्छी तरह आनी चाहिए, क्योंकि जो शॉर्ट आंसर है उसमें तो आपने डेफिनेशन लास्ट में लिखनी ही है, लेकिन जो आपके शॉर्ट आंसर नहीं होंगे, डिटेल आंसर होंगे, वहाँ भी अगर आपको डेफिनेशन नहीं आती तो फिर आप उसकी डिटेल आप नहीं लिख पाएंगे। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। सो नंबर 2 इज डिफाइन आइडेंटिफिकेशन। Answer is an algorithm is failed during verification. Then it is important to identify the root cause of failure and then to correct it. Sometimes the error is logical. It means the solution is working but not giving required results. तो इसको हम identification का नाम देते हैं। Number 3 is write any example of algorithm. Students इस आंसर के अंदर आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं एल्गोरिथम की, जरूरी नहीं कि जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया आपने वही मेंशन करनी है। आपकी बुक के अंदर बहुत सारी एग्जांपल्स है, उसके अलावा अगर आपको खुद से कोई एग्जांपल आती है आप वो भी लिख सकते हैं। सिर्फ स्टेप्स के अंदर आपने लिखा हो और सही आपने लिखा हो तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ज़रूरी नहीं कि जो मैंने यहाँ पे मेंशन की एग्जांपल आपने वही मेंशन करनी है, आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं, वो लॉजिकली सही होनी चाहिए। सो यहाँ पे मेंशन है एग्जाम्पल, टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। स्टेप 1 है स्टार्ट करेंगे, स्टेप 2 के अंदर इनपुट नंबर और साइड करेंगे, स्टेप 3 के अंदर सेट वॉल्यूम टू साइड इंटू साइड इंटू साइड करेंगे, यहाँ पे आपकी जो वो रिजल्ट आएगा। स्टेप 4 के अंदर आउटपुट कर देंगे वॉल्यूम को, स्टेप 5 पे एंड कर देंगे। तो आप कोई भी एल्गोरिथम लिख सकते हैं, यहाँ मैंने आपको रेफरेंस के लिए एक एग्जाम्पल लिख दी है। नंबर 4 की बात करते हैं, व्हाट इज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। A device which can hold data even if it is not connected to any power source is called non-volatile memory. The typical examples for non-volatile memory are hard disks, flash drives, and memory cards installed in cell phones. Even if you turn off your PC, the data in your hard drive or flash drive stays intact. तो स्टूडेंट्स इसका मतलब होता है कि नॉन वॉलेटाइल मेमोरीज आपकी वो मेमोरीज होती हैं कि इवन आपके कंप्यूटर ऑफ भी होते हैं वो डाटा आपके कंप्यूटर में सेफ रहता है। और उसके कंट्रास्ट में वॉलेटाइल मेमोरी होती है कि अगर आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तो क्या होता है, आपका डाटा जो है वो डिलीट हो जाता है। तो रैम उसकी एग्जांपल है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नंबर 5 की बात करते हैं, व्हाट इज 1 MB या 1 मेगाबाइट ऑफ डाटा। आंसर इज 1 मेगाबाइट डाटा इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट और 1024 स्क्वायर बाइट्स। तो इस तरह आपको ये कन्वर्जेंस आनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मेगाबाइट किसके इक्वलेंट है। नंबर 6 की बात करते हैं, राइट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोपोजिशन एंड हाउ इट इज ट्रू और फॉल्स। एज्यूम करते हैं P इज इक्वल टू इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। यू कैन असाइन द ट्रूथ वैल्यू ट्रू टू दिस प्रोपोजिशन। इन दिस वे ट्रूथफुलनेस ऑफ ए प्रोपोजिशन डिपेंड्स अपॉन द रियलिटी और ट्रूथ इन द स्टेटमेंट। मीन आपने एग्जाम्पल दी, एग्जाम्पल स्टूडेंट्स आप कोई और भी दे सकते हैं और ये चेक कर सकते हैं वो अगर एग्जाम्पल आपकी सही है तो आप उसको ट्रू वैल्यू दे दें, अगर वो फॉल्स है तो आप फॉल्स वैल्यू दे सकते हैं। तो एग्जाम्पल आप खुद से भी कोई दे सकते हैं, वो गलत नहीं होगी, सिर्फ लॉजिक उसकी ठीक होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ एनी 4 फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टूडेंट्स अगेन इसके अंदर भी आपको 6 क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, आपने कोई से 4 क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं। हर आंसर के आपके 2 नंबर है, आपने टू द पॉइंट आंसर लिखना है। इसका मतलब कि आपने डेफिनेशन और अगर जरूरत पड़ती है तो एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, उसके अलावा आपने डिस्क्रिप्शन इसके अंदर नहीं लिखनी। तो नंबर 1 की बात करते हैं, व्हाट आर ट्रुथ वैल्यूज। Truth values, every proposition takes one of 2 values, true or false, and these values are called the truth values. Truth value is given on the basis of truthfulness or falsity of a proposition. अब इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। Assume कहते हैं P is equal to Islamabad is the capital of Pakistan और ये आपकी true value है, तो you can assign the truth value true to this proposition. एग्जाम्पल आप खुद से कोई और भी दे सकते हैं जो जिसकी आंसर आपका ट्रूथ वैल्यू में ट्रू भी आ सकता है और फॉल्स भी आ सकता है। नंबर 2 की बात करते हैं, डिफाइन ट्रूथ टेबल। अ ट्रूथ टेबल इज यूज्ड टू चेक वेदर अ प्रोपोजिशन इज ट्रू और फॉल्स। यूजुअली इट इज यूज्ड टू चेक द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ए प्रोपोजिशन वेयर सम लॉजिकल ऑपरेटर इज यूज्ड। इन द फॉलोइंग एंड ट्रूथ टेबल इज मेंशन्ड। और स्टूडेंट्स एग्जांपल के अंदर हमने एंड की एग्जांपल ली है, आप और की एग्जांपल भी ले सकते हैं और नॉट की एग्जांपल भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल में अगर आप देखें टेबल आपके पास बना हुआ है, 3 कॉलम है, उसके अंदर एक्स वाई और एक्स एंड वाई किया हुआ है।
x के नीचे आपके पास 0 0 1 1 है, y के अंदर 0 1 0 1 है, तो ऑल टुगेदर एक्स वाई के जो कम्बिनेशन हमारे पास 4 कम्बिनेशन अवेलेबल है, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। 0 रिप्रेजेंट कर रहा है फॉल्स को, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रू को। मीन अगर x 0 है y भी 0 है तो इसका मतलब कि x भी फॉल्स है y भी फॉल्स है। x 0 है y 1 है तो x फॉल्स है y ट्रू है। x 1 है y 0 है तो x ट्रू है y फॉल्स है। x 1 है y 1 है तो x भी ट्रू है और y भी ट्रू है। अब x एंड y के अंदर अगर आप देखें तो x अगर 0 है मीन x भी फॉल्स है y भी फॉल्स है, तो आपके पास x एंड y के अंदर भी फॉल्स आंसर आएगा। उसके बाद आपका x अगर फॉल्स है y ट्रू है तो x एंड y के अंदर आपके पास आंसर जो है वो फॉल्स आएगा, मीन 0 वैल्यू आएगी। x ट्रू है y फॉल्स है तो आंसर के अंदर आपके पास फॉल्स आएगा। x भी ट्रू है y भी ट्रू है तो आंसर में आपके पास ट्रू आएगा। तो याद रखिएगा एंड के अंदर क्या होता है कि अगर आपके x और y में से कोई एक वैल्यू भी फॉल्स हो जाती है तो आपके x एंड y के अंदर आंसर फॉल्स ही आएगा। x एंड y का दोनों का ट्रू होना लाजमी है, फिर ये आंसर आपका जो है वो ट्रू आएगा। जिस तरह आपका लास्ट केस में है कि x भी 1 है y भी 1 है तो आंसर जो आपका 1 आया। तो आप इसको इस तरह इजीली याद रख सकते हैं, उस टेबल को बना सकते हैं। नंबर 3 की बात करते हैं, राइट द ट्रूथ टेबल फॉर और ऑपरेटर। स्टूडेंट्स अब और ऑपरेटर का ट्रूथ टेबल आपने बनाना है कि वो कैसे होता है। तो आंसर है अगेन आपने x y और x और y लिखा, कॉलम आपने बना लिए। अब कॉम्बिनेशन है आपके x y 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। अगेन याद रखिएगा जो 0 है वो फॉल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो 1 है वो ट्रू को रिप्रेजेंट कर रहा है। आंसर x और y, अगर आपका x फॉल्स है y फॉल्स है तो x और y भी आपका फॉल्स आएगा। x फॉल्स है y आपका ट्रू है तो x और y जो आपका वो ट्रू आएगा। x ट्रू है y फॉल्स है तो x और y जो आपका वो ट्रू आएगा। x ट्रू है y ट्रू है तो x और y जो आपका आंसर है वो ट्रू आएगा। तो इसका मतलब कि x और y में से अगर एक भी आपकी वैल्यू ट्रू हो जाती है तो आपके आंसर में ट्रू आता है। सिर्फ आपके अगर दोनों वैल्यूज मीन x भी फॉल्स है y भी फॉल्स है तो आंसर फिर आपका जो है वो फॉल्स आएगा। मीन सबसे पहले केस के अंदर x 0 है y भी 0 है तो आंसर आपका 0 हो गया। बाकी तीनों केसेस में आपके जो वो 1 1 1 आंसर आया। तो स्टूडेंट्स इस तरह आप इसको इजीली याद रख सकते हैं। नंबर 4 की बात करते हैं, डिफाइन लॉजिकल ऑपरेटर्स। The operators which are used to combine two propositions are called logical operators. There are 3 logical operators and, or, and, not. Number 5 की बात करते हैं, define binary number system. Binary number system has base 2 as all the numbers in this system consist of only 2 digits जो कि 0 या 1 होते हैं. Digital computers use this system to store data. Students हम लोग जो computers use करते हैं घरों के अंदर या labs के अंदर वो आपके कौन से होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं और वो 0 और 1 की फॉर्म को अंडरस्टैंड करते हैं। एग्जाम्पल है द बाइनरी वैल्यू ऑफ द लेटर ए इज 01000001 एंड इट्स डेसिमल वैल्यू इज 65। मीन डेसिमल वैल्यू हमारे लिए है लेकिन आपको कंप्यूटर उसको ये 8 बिट्स का जो आपको 01 का कोड लिखा जो नजर आ रहा है कॉम्बिनेशन है इनफैक्ट ये इसके थ्रू अंडरस्टैंड करेगा कि ए जो है वो क्या चीज़ है। नंबर 6 की बात करते हैं, व्हाट इज कंपाउंड प्रोपोजिशन? Answer is sometimes we assemble more than one propositions to make one proposition by using logical operators called a compound proposition. Mean दो proposition को जब आपस में मिला के एक proposition बनाते हैं तो उसको हम compound proposition का नाम देते हैं। For example, if we have the following two propositions, number one is today is Monday, ये आपकी एक proposition है, and second is I am in school. अब इन दोनों को अगर आप मिलाते हैं तो आपकी एक proposition बन जाती है और वो आपकी compound proposition कहलाएगी। Like the compound proposition will be as today is Monday and I am in school. तो ये आपकी compound proposition बन जाएगी। लेकिन याद रखिएगा compound proposition कैसे बनती है, कोई ना कोई लॉजिकल ऑपरेटर्स उसके अंदर जो है वो शामिल होगा। मीन एंड या और को आप इसके अंदर यूज करेंगे तभी आपकी वो कंपाउंड प्रोपोजिशन बनेगी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, अटेम्प्ट एनी टू फ्रॉम द फॉलोइंग। और फ्रेंड्स इसके अंदर गौर करें कि आपके पास शॉर्ट का कीवर्ड जो है वो अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे आपने डिटेल आंसर लिखना है। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो आपके पास जो हर क्वेश्चन उसके आंसर के 8 मार्क्स हैं। मीन 8 मार्क्स के लिए आपने सिर्फ डेफिनेशन या एक एग्जाम्पल आपने डिटेल में आंसर लिखना है। तो याद रखिएगा जहाँ पे शॉर्ट का कीवर्ड यूज ना हो वहाँ पे आपने डिटेल आंसर लिखना है, जहाँ शॉर्ट का कीवर्ड हो वहाँ पे आपने टू द पॉइंट आंसर लिखना है। तो इस केस के अंदर आपके पास 3 क्वेश्चन अवेलेबल होते हैं ऑल टुगेदर और आपने कोई से 2 क्वेश्चन उनके आंसर लिखने हैं। नंबर 1 इज राइट ए नोट ऑन एल्गोरिथम, एक्सप्लेन इट्स रोल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स एल्गोरिथम की डेफिनेशन देखते हैं। एन एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ steps to solve a problem. It is written in a natural language, so it is easily understandable by humans. For example, to solve the problem of preparing tea, we can follow the following steps.
अब ये एग्जाम्पल आ गई। अगर आपने चाय तैयार करनी है तो क्या उसके स्टेप्स हो सकते हैं? स्टूडेंट्स, स्टेप्स इससे डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन लॉजिकली वो ठीक होने चाहिए स्टेप्स। आप कोई और स्टेप्स भी लिख सकते हैं, आप कोई और एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, लेकिन लॉजिकली वो एग्जाम्पल एल्गोरिथम से रिलेट करनी चाहिए। सो स्टेप ए है आपका, स्टार्ट करेंगे। बी है टेक अ केटल। सी है पोर वाटर इन। डी पुट द केटल ऑन फायर। ई इज एड शुगर एंड मिल्क। एफ इज वेट टिल इट बॉइल्स। जी रिमूव द केटल फ्रॉम फायर। एच इज एंड। अगेन एग्जाम्पल आप कोई और भी लिख सकते हैं, इसी एग्जाम्पल को डिफरेंट तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन वो लॉजिक उसकी सही होनी चाहिए। द अबव सेट ऑफ स्टेप्स कैन बी कॉल्ड एन एल्गोरिथम फॉर टी प्रिपरेशन। We can also solve certain problems with the help of a computer. For that purpose, we first formulate an algorithm for the problem and then translate that algorithm into a set of instructions for the computer. Usually, an algorithm takes an input and then, after processing, produces some output. Role of algorithm in problem solving क्या होता है? An algorithm has a vital role in problem solving as it provides a step-by-step guide to the problem solver. It is a complete description of the solution. Usually, a computer programmer first writes an algorithm and then translates it into the code of some programming language. Sometimes, the designer of the program first makes a flowchart to solve a problem and then encodes the flowchart into an algorithm. तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, प्रोग्रामर्स के लिए एल्गोरिथम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि प्रोग्रामर्स जो पहले हर जो प्रॉब्लम है उसका एल्गोरिथम या फ्लोचार्ट डिज़ाइन करते हैं, उसके बाद फिर उसको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपने यहाँ मेंशन करनी है, करेंगे तो फिर आपको इसमें से पूरे नंबर मिल सकेंगे। नंबर 2 की बात करते हैं। राइट ए नोट ऑन मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ डाटा टू बी स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी इज 0 और 1। इट इज कॉल्ड अ बिट। 0 भी बिट कहते हैं और 1 को हम बिट का नाम देते हैं। अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड अ बाइट। At least 1 byte is required to store any piece of information in a computer's storage. On both primary and secondary storage devices, data is stored in the form of bytes. In table given below, different units of data are given. Students, इसके साथ साथ आपने जब डेफिनेशन लिखती है, डिटेल लिखते हैं, उसके बाद आपने ये टेबल भी लास्ट में मेंशन करना है, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन जो है उसके आंसर के 8 नंबर है। तो 8 नंबर्स के लिए आपने टेबल लाजमी बनाना है, फिर आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इसके अंदर हमारे पास यूनिट है और साइज है। यूनिट है बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट और पेटाबाइट। और साइज के अंदर आप फिर उसके इक्विवेलेंस जो भी बनते हैं वो आप डिटेल यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए ताकि आप टेबल इजीली बना सको। नंबर 3 की बात करते हैं। राइट ए नोट ऑन डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज वन दैट डज नॉट कंटेन एम्बिग्यूटीज। All the conditions are clearly specified and it has a clear goal. It is easy to understand and solve. Given a problem statement, first we need to see whether the problem is defined well or not. If the problem is not defined well, then we can use one of the following strategies to define the problem. Number 1 is gain background knowledge. We try to know the situation and circumstances in which the problem is happening. In this way, we can identify the given state. It also helps to know what a good solution will look like, how we shall be able to measure the solution. Next one is use guesses. We try to guess the unknown information through appropriate guesses. These guesses may be based upon our past experiences. Next one is draw a picture. If the problem is not well defined, we can draw a picture and fill the undefined information of pictorial representation of a problem. तो इस तरह आपने डिटेल में आंसर लिखना है, तभी आपको पूरे नंबर इसमें से मिल सकेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा फेज 2 का क्लास 9 का टेस्ट पेपर नंबर 1 था, उसका सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया। होपफुली इस सोल्यूशन को आपने अपने सोल्यूशन के साथ मैच किया होगा और अच्छे नंबर हासिल किए होंगे। तो स्टूडेंट्स, अगली दफ़ा नए टेस्ट पेपर के सोल्यूशन के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।